नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में, जहां हम राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कुछ या फिर कहे सभी सीटों का प्रयास करते हैं आपको समझाने का। क्या वहां पर राजनीति है, क्या जातीय समीकरण है, माफ कीजिएगा जातीय समीकरण है, और क्या वहां के हालचाल है। और इस बातचीत में मेरे साथ होते हैं थिंक 360 के सरपंच हमारे प्रदीप बिदावत जी। स्वागत है सर आपका एक बार फिर। और पहली बात आज करेंगे सबसे एक और हॉट सीट की। ऐसे देखा जाए तो 25 की 25 नहीं तो लोकसभा की जितनी सीटें वो हॉट ही होती है अपने आप में। लेकिन कुछ ज्यादा उबल रही है। माहौल क्या उबल रहा है? वो सीट है राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट है। मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क से पहले सर के ओपनिंग रिमार्क पर जाना चाहूंगा। सर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, आपके ओपनिंग रिमार्क से शुरू करते हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर ने इस बार पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल खड़ा किया है। 10 साल पहले भी एक माहौल खड़ा हुआ था जब जसवंत सिंह जसोल यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त तो सोशल मीडिया और मीडिया का इतना गर्दा नहीं था, पहला कारण। दूसरा कारण कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, करीब 73,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी उस वक्त चालू नहीं थी। सोलर एनर्जी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट बाड़मेर पे थे नहीं। तो बाड़मेर जैसलमेर एक पनिशमेंट पोस्टिंग की जगह हुआ करती थी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए। अच्छा। और बाड़मेर जैसलमेर के एमएलए एमपीज का भी इतना बड़ा स्वैग नहीं हुआ करता था उस समय 2014 में। लेकिन अब बाड़मेर जो है वो बदल गया है। बाड़मेर का मूड बदल गया है, बाड़मेर का रंग रूप बदल गया है। और बदले हुए रूप में 26 साल का एक युवक जो कि पहली बार में विधायक बनता है, उसने झाग ला रखे हैं। झाग जैसे फेन आ जाता है ना, किसी जानवर पे बड़ा वजन डाल देते हैं। तो भाजपा कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं का हरीश चौधरी, जो कि चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनके बयानों को देखें और उनकी जो अकुलाहट देखें कि बहुत कुछ हाथ से फिसल रहा है। कैलाश चौधरी जो बड़े निराश से नजर आ रहे हैं। और रविंद्र भाटी क्या करेंगे, बड़ा है कुछ तो बोलो, वो डायलॉग है ना राजपाल यादव वाला कि कुछ तो बोलो, जी बैठा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, लोगों का दिल बैठ रहा है। और इसमें चुनाव कौन जीतेगा तो जनता तय करेगी। लेकिन मजा गजब का आ रहा है बाड़मेर जैसलमेर पे। हम भी आपको इस पूरी बातचीत में मजा दिलाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत पूरी से करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे क्या है राजनीति रविंद्र सिंह भाटी की, क्या भविष्य होगा अगर वो वहां से जीते हैं तो शिव विधानसभा का क्या होगा, सब पर बात करें। शुरुआत करेंगे सर। 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर बाड़मेर जैसलमेर में। 5 बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास, 2 इंडिपेंडेंट है, माफ कीजिएगा प्रियंका बाड़मेर से और रविंद्र सिंह भाटी शिव से, और एक है बायतू से हरीश चौधरी कांग्रेस के। ठीक है सर, मैं पहले जानना चाहूंगा जो आपने नाम लिया रविंद्र सिंह भाटी, क्या राजनीति है, क्या देख रहे हैं आप, कुछ बताइए। तो रविंद्र सिंह भाटी का तीसरा चुनाव बतौर निर्दलीय है। बाड़मेर जैसलमेर के ही रहने वाले कुणाल सिंह भाटी जब प्रेसिडेंट बने एबीवीपी से, जोधपुर यूनिवर्सिटी में, JNVU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, रविंद्र बाद में रहे। अच्छा। तो कुणाल सिंह भाटी इनके सीनियर। उससे पहले भोम सिंह खारा बने थे, तो भोम सिंह का निधन हो गया सामयिक। तो उसी टीम में एक क्लास के 4 बंदे कंटिन्यू प्रेसिडेंट बन रहे हैं वहां पे। तो भोम सिंह के बाद में कुणाल की भी शादी है, 1-2 दिन में ही वो शादी कर रहे हैं। रविंद्र अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एबीवीपी में आ गए। रविंद्र को टिकट नहीं मिला तो फिर कुणाल और इस टीम ने कहा कि आप निर्दलीय होकर लड़िए। तो एक फोटो आप देख सकते हैं कि कुणाल सिंह भाटी को रविंद्र भाटी कंधे पे उठा के चल रहा है और रविंद्र को वो आगे बढ़ाते हैं। रविंद्र ने उसी तरीके से अरविंद को बढ़ाया। लेकिन अरविंद और कुणाल जो है दोनों ही बीजेपी की पॉलिटिक्स में। रविंद्र जो है वो लगातार निर्दलीय की उसमें है। वो बीच में बीजेपी में गए भी थे। 6 नवंबर को उन्होंने वापस, जब टिकट नहीं हुआ तो वापस आए। 1 नवंबर को गए और 6 दिन रह के बीजेपी में रवि का उजाला जो है वो 6 दिन रहा। ठीक बाद में एक बादल ने, यानी कि उनको ढक लिया स्वरूप सिंह खारा ने आरएसएस के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। हाँ, आरएसएस का प्रसार करने में वहां उनकी बड़ी भूमिका रही, कैलाश चौधरी की, स्वरूप सिंह खारा की। ऐसा कहा जा रहा था कि स्थानीय नेताओं के मना करने के बावजूद भी उनको आरएसएस के दबाव की वजह से बीजेपी ने टिकट, वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे। बीजेपी में ये कहा गया था कि जिलाध्यक्षों को टिकट नहीं देंगे, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया और चुनाव हारे बड़ी बुरी तरीके से। हाँ, चौथे 5वें स्थान पर है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आपने बात की। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले हम बात करते हैं असेंबली चुनाव, लोकसभा बात कर लेते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की इस वक्त क्या आप स्थिति देख रहे हैं वहां? देखिए, मैं बता रहा हूं ना आपको कि वहां
वैसे तो ओवरऑल वोटर्स में देखें तो कांग्रेस आगे टोटल संख्या में, और गुड़ामलानी, शिव, जैसलमेर, ये जो सीटें हैं ये सीमा की सीटें हैं। राजस्थान की 1074 वर्ग किलोमीटर की जो सीमा है 1074 किलोमीटर की, उसमें 60% इलाका इस लोकसभा क्षेत्र में। यह लोकसभा क्षेत्र दुनिया के 173 देशों, 133 देशों से बड़ा है, और श्रीलंका से बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। मैं कह रहा हूँ 73,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है रिफाइनरी का। 2013 में सोनिया गांधी इनॉग्रेशन करती है, फिर मोदी इनॉग्रेशन करते हैं, और यहाँ पे HPCL का 74% का ये प्रोजेक्ट है, और 26% राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। पैसा बहुत है केंद्र सरकार का भी, और तो इस पैसे के चक्कर में ये जो खेल हैं, जो अकुलाहट है भाजपा कांग्रेस के नेताओं, भाई मालदार इलाके में अपना सांसद हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन रसूख किसका, एग्जैक्टली। और हुआ ये कि ये चाहे रिफाइनरी हो, चाहे गिरल के लिग्नाइट इलाके हो, और चाहे वो आपका सोलर एनर्जी का, चाहे अडानी अंबानी का इन्वेस्टमेंट हो, राहुल गांधी भले ही चिल्लाते हो, चीखते चिल्लाते हो कि साहब अडानी की सरकार, अंबानी की सरकार, अडानी का जितना इन्वेस्टमेंट अशोक गहलोत के काल में हुआ, जितना उनको प्रिविलेजेस मिले, उतने दूसरी जगह नहीं मिले, क्लियर है। तो रविंद्र सिंह भाटी चतुराई से इसी चीज को देखते हैं कि यहाँ के लोगों से वादा क्या किया गया था। जब जमीनें एक्वायर की गई तो स्थानीय लोगों को उन जमीन की एक कीमत दी गई, DLC या उससे ज्यादा दी गई होगी, जो भी रही है अलग अलग एरिया के हिसाब से। तो अब वहां के लोगों के रोजगार का क्या, वो लोग भूमिहीन हो गए, या कंपनियों में बाहर का व्यक्ति रोजगार पा रहा है। लोगों के कंपनियों की ये वैसे स्टाइल भी होती है कि बाहर का व्यक्ति है तो छुट्टियां कम लेगा, छुट्टी ले रहा तो कंटिन्यू जाएगा, काम वगैरह ये वो, तो उनका ये रहता है। तो वो यहाँ के लोगों को, तो रविंद्र सिंह भाटी ने इस चीज को पकड़ा कि पैसा आ रहा है, लेकिन बाड़मेर के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक ऑरा बहुत पहले से बना दिया। जनता से कभी नेता यहाँ के पूछे जाते नहीं रहे कि आपका सदारत कौन करेगा। अच्छा। मसलन कि पहला चुनाव में जो थे वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो पोखरण के रहने वाले थे। जालोर और बाड़मेर एक हुआ करता था, वो कैम्ब्रिज पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़े हुए, मतलब बहुत मेयो के स्टूडेंट रहे। लगातार उनका एक अच्छा सेटअप रहा। जो फिर दूसरे चुनाव में रघुनाथ सिंह बहादुर, जो कि जैसलमेर के महारावल थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो भी दानवीर थे, ये थे। फिर 62 में तन सिंह यहाँ पे लाए गए, जो कि विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता। तन सिंह भी यहाँ सिद्धांत की राजनीति करने वाले व्यक्ति थे। तन सिंह 62 से 67 सांसद रहे। ऐसा कहते हैं, कास्टिज्म की बात आती है तो राजपूत जाति के एक युवक पे किसी महिला से रेप का आरोप लगा, और वो लोग लेके आए तन सिंह के पास कि इसकी मदद कीजिए। वो बोले कि नहीं, मैं पहले दूसरा पक्ष सुनूंगा, ये सही है तो ही इसकी हेल्प करेंगे। बाद में दूसरा पक्ष सुना तो पाया, तो उन्होंने उसे झिड़का के भगा दिया, बोले न्याय की बात करेंगे। तो तन सिंह एक सैद्धांतिक व्यक्ति के रूप में पूजे गए हैं। यहाँ पे उनके नाम पे क्षत्रिय युवक संघ चलता है। उनकी और भैरव सिंह शेखावत की राइवलरी रही है। क्या कारण, मैं बताता हूं उसको। क्या हुआ कि जब तन सिंह फिर 67 में, चूंकि राजपूतों को भी लगा कि साहब नेता है तो ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन तन सिंह उनसे अलग थे। तो 67 में अमृत नाहटा, जो कि बॉलीवुड में पिक्चरें बनाते थे, जिन्होंने किस्सा कुर्सी का फिल्म बनाई, उस फिल्म को नेगेटिव जला दिए थे संजय गांधी ने, और जो सूचना प्रसारण मंत्री थे उनको जेल हुई थी, संजय गांधी और उनको 75 से 77 के बीच में। तो अमृत नाहटा यहाँ पे लगातार 2 बार सांसद बने, तन सिंह को हरा के बने। 67 में तन सिंह को वो हरा देते हैं चुनाव। तो यहाँ बाहर से आया हुआ व्यक्ति आसानी से चुनाव जीत जाता था, चाहे वो पोखरण से आके जीते, चाहे जैसलमेर बाड़मेर एक थी तो रघुनाथ सिंह जीते। फिर तन सिंह आए तो तन सिंह तो यहीं के रहने वाले थे, रामदेरिया गांव के, बाड़मेर जिले की। फिर जो है अमृत नाहटा 2 बार चुनाव जीते। अमृत नाहटा ने कहा कि रेगिस्तान, जो इजराइल के रेगिस्तान में अंगूर की खेती होती है, मैं बाड़मेर में भी अंगूर लगा दूंगा। अंगूर तो बाड़मेर में भी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अमृत नाहटा 2 चुनाव जीते इस बहानों से। वो माओ त्से तुंग, मैक्सिम गोर्की उससे कम बातें नहीं करते थे, ट्रांसलेटर थे और फिल्मकार थे। 2-3 फिल्में बनाई थी, जिसमें किस्सा कुर्सी का उनकी एक बड़ी फिल्म रही, जिसमें जो है वो दिखाया गया इंदिरा गांधी का प्रतिरूप, संजय गांधी का प्रतिरूप, और चुनाव चिन्ह कार बताया गया। तो उस वक्त क्या मारुति का प्रोजेक्ट चल रहा था, संजय गांधी लेके आए थे। उसमें एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी है, जिनका इंदिरा गांधी से अच्छा संबंध था। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चुनाव में धीरेन्द्र शास्त्री भी आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात ये है, चीजें को रिलेट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब 77 में चूंकि कांग्रेस के सांसद थे अमृत नाहटा, उसके बावजूद फिल्म बनाई, तो वो फिर भारतीय लोक दल में जाके पाली से टिकट पा गए, पाली से सांसद बने। लेकिन 77 के चुनाव में यहां पे टिकट दिया गया फिर से तन सिंह को।
और तन सिंह यहाँ खेत सिंह राठौड़ को हराते, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो एक कवि ने लिखा भी, खेता मत खा तो बड़, तना राखो ताव, मतलब खेता तो जल्दबाजी मत कर, तन सिंह को ताव रखने दो अभी। और भैरव सिंह वाली राइवलरी आपने पूछी, तो भैरव सिंह शेखावत क्या है कि यहाँ पे जब जागीर उन्मूलन को लेके भूस्वामी आंदोलन तन सिंह और उनकी टीम चला रही थी, तो भैरव सिंह अगेंस्ट थे। अच्छा। उनके प्रतिपक्ष नेता विधानसभा में तन सिंह हुआ करते थे, भैरव सिंह शेखावत नहीं थे। तो जब भैरव सिंह शेखावत, मैं अमृतनाटा का जिक्र कर रहा था कि 67 का चुनाव जीता, तो 71 वाला जब चुनाव हुआ, 72 वाला, तो उसमें यहां भैरव सिंह शेखावत खड़े हुए लोकसभा से, बाड़मेर से, और तन सिंह और इन लोगों ने, इनकी बनती नहीं थी, तो भैरव सिंह शेखावत यहां चुनाव हार गए बाड़मेर में लोकसभा का। तो यह राइवलरी जो है, और भैरव सिंह शेखावत ने बाद में कल्याण सिंह कालवी को भी यहां हरवाया एक तरीके से चुनाव। तो क्या है कि कोई भी नेता अपने से बड़े नेता को बढ़ने नहीं देना चाहता, ये कास्ट बेस मामला भी है। रविंद्र सिंह भाटी को भी विधानसभा चुनाव में रोकने की जिस तरह से कोशिशें राजपूत नेताओं ने की, वो छुपी नहीं है, बाद में एक हुए, लेकिन जिस तरह से चीजें आई, तो कास्ट वाली बात रविंद्र पे फिलहाल लागू नहीं होती। फिर बाड़मेर का चुनाव आगे बढ़ा, तो बाद में एक वृद्धि चंद जैन नाम के बड़े नेता है, जो 3 बार सांसद रहे। फिर जो है यहाँ पे 89 का चुनाव है, वो भी बाहर से आके कल्याण सिंह कालवी, जो कि देश के ऊर्जा मंत्री रहे, और बाड़मेर जैसलमेर से जो लोकसभा में पहुंचे हैं लोग, उनमें से ये तीसरे मंत्री हैं कैलाश चौधरी। ओके। दूसरे ही मंत्री हैं। ऊर्जा बड़ी, सबसे बड़ी पोस्ट बाड़मेर का सांसद पाता है तो वो ऊर्जा। हाँ, तो जसवंत सिंह जसोल बड़े पदों पे रहे, लेकिन वो राज्यसभा से रहे हैं या चित्तौड़गढ़ से रहे हैं, नाम बढ़ा रहा है, लेकिन वो बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़े ना। बाड़मेर से चुनाव लड़े तो 80,000 वोटों से हार गए 2014 में, लेकिन दूसरे स्थान पे रहे थे। दूसरे स्थान पे रहना कोई प्रिविलेज नहीं, आप हार रहे हैं मतलब हार रहे हैं, ये क्लियर है। जनता आपको मैंडेट दे रही है या नहीं दे रही है, उसका फायदा अब रविंद्र पार्टी को हो रहा है कि वो लोग जो सोच रहे थे कि हमारे वोट जो है उस वक्त हम हार गए, अब हमें मौका मिल सकता है। बड़ी शिद्दत वाला मामला चल रहा है। तो क्या हुआ, मैं आपको आगे बता रहा था कि बाड़मेर में 89 में जब समाजवादी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती है, तो यहाँ जनता दल से खड़े किए गए कल्याण सिंह कालवी, जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसी गठबंधन ने पूरी 25 की 25 सीटें कांग्रेस से ले ली। बीकानेर जो पड़ोसी सीट है बाड़मेर जैसलमेर की, वहां पे कम्युनिस्ट सौपत सिंह मक्कासर सांसद बने थे, और इधर जो है वो कल्याण सिंह कालवी बने थे। अब क्या है, कल्याण सिंह कालवी ऊर्जा मंत्री बन गए भारत के, और उनका कद बहुत बड़ा हो गया। उसके अगले कुछ समय बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भैरव सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो स्वैग था ना वो कल्याण सिंह कालवी का था, क्योंकि चंद्रशेखर के सबसे नजदीकी लोगों में से एक, बहुत क्लोज लोगों में से। तो फिर जब चंद्रशेखर की सरकार चली गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई 91 के चुनावों के बीच में, तो यह कहा गया कि चंद्रशेखर और उनके साथी छोड़ छोड़ के जा रहे थे चंद्रशेखर को, मुलायम सिंह यादव, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, एक बड़ी फहरिस्त है, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये शरद पवार, ये वो। तो भीड़ में अकेले अगर हम आर्टिकल पढ़े हरिवंश का, लगता है कि चंद्रशेखर को छोड़ के सभी चले गए। कल्याण सिंह कालवी के लिए ये कि अगर आपका फ्यूचर, जनता दल टूट चुका था तो आप कांग्रेस में जा सकते हैं, वो चाहते थे चंद्रशेखर। लेकिन भैरव सिंह शेखावत यह गेम कर जाते हैं कल्याण सिंह कालवी के साथ। उनको लगा कि ये लीडर जो है, क्योंकि कल्याण सिंह कालवी राजपूतों के लीडर में पहले तौर पे स्थापित हो गए, उसकी एक बड़ी वजह दिवराला सती प्रकरण भी था। तो उसमें जिस तरीके की राजपूतों के पक्ष में भूमिका रही, भैरव सिंह एज ए लेजिस्लेटर खिलाफ खड़े रहे, लेकिन कल्याण सिंह कालवी राजपूतों के पक्ष में रहे। सती वाला मामला था तो उसमें मुकदमे वगैरह भी चले। उस आंदोलन से राजपूतों के बड़े नेता निकल के आए, जिसमें राजेंद्र राठौड़ है, जिसमें प्रताप सिंह खाचरिया, जिसमें राजपाल सिंह शेखावत है। ये लोग जिन्होंने आगे 30 साल पॉलिटिक्स, 35 साल पॉलिटिक्स की। तो वो प्रकरण में भैरव सिंह शेखावत को लगा कि थोड़ा मामला मंद पड़ रहा, क्योंकि जब 77 में सीएम बने थे भैरव सिंह, उसकी भी कहानी अलग है कि उस समय जो जनता पार्टी और उनका गठबंधन हुआ, सी राजगोपालाचारी वाली पार्टी थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, महारानी गायत्री देवी उसकी सदारत कर रही थी। तो एक आश्चर्यजनक मोड़ में दामोदर लाल व्यास से, मालपुरा से गायत्री देवी चुनाव हार जाती है विधानसभा का। अगर विधानसभा का चुनाव गायत्री देवी जीतती तो भैरव सिंह सीएम नहीं होते, गायत्री देवी सांसद बन गई। तो फिर ये बोला कि किसको बनाया जाए, मास्टर आदित्येंद्र को बनाया जाए या भैरव सिंह शेखावत को बनाया जाए। उस समय गायत्री देवी के राजनीतिक सलाहकार कल्याण सिंह कालवी हुआ करते थे, यही जो बाड़मेर से सांसद। तो फिर क्या है कि भैरव सिंह शेखावत राजनीति के धुर खिलाड़ी, उन्होंने फिर चीजें अपने पक्ष में कर ली। चंद्रशेखर ने फिर हेल्प की भैरव सिंह की, और फिर ये
मामला जो है थोड़ा सा उनके पक्ष में चला गया और वो सीएम बन गए। तो 89 में कल्याण सिंह सांसद बन के बड़े कद पे चले गए। अब उनकी सरकार जा चुकी थी, चंद्रशेखर कोशिश कर रहे थे, इसी बीच राजीव गांधी की हत्या हो गई और देश में चुनाव का माहौल एकदम कांग्रेस के पक्ष में स्विंग हो गया। तो यहां बाड़मेर जैसलमेर में कि भाई बीजेपी इस सीट को छोड़ देगी, आप जनता दल से लड़िए, कल्याण सिंह कालवी को ये कहा गया। उसी तरीके से जैसे कांग्रेस ने बांसवाड़ा सीट इस बार छोड़ दी, कल्याण सिंह कालवी वहां जाके फॉर्म भरते हैं, भैरव सिंह शेखावत फॉर्म भरवाने नहीं जाते। अच्छा भाई आपका गठबंधन हुआ है और जैन मुनि कमल विजय को यहां टिकट दे दिया भैरव सिंह शेखावत की बीजेपी ने, और कल्याण सिंह कालवी राजनीतिक रूप से चुनाव हार गए। उनका दिल इतना बुरी तरीके से टूटा कि वो उनकी कुछ समय बाद डेथ हो गई मुंबई में। उनके बेटे जो थे लोकेंद्र सिंह कालवी, जो कि सामाजिक नेता रहे, उनको भी 98 में बाड़मेर से चुनाव लड़ाया गया था पर वो जीत नहीं पाए। फिर इधर नाथूराम मिर्धा के जो सेकंड वाला परिवार था जिसमें रामनिवास मिर्धा थे, रामनिवास मिर्धा बड़े सहज सरल संगीतकार टाइप के व्यक्ति थे, मतलब कला प्रेमी व्यक्ति थे, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो यहां से चुनाव जीते। उनके जो पिता थे नाथूराम, ये क्या नाम था उनका, बलदेवराम मिर्धा, जो कि जोधपुर रियासत के आईजी थे। उन्होंने सीधे तौर पे अच्छा उनका एक स्वैग था इस इलाके में, नाथूराम मिर्धा का था, जो कि जसोल में ही उनका जन्म स्थान था रामनिवास मिर्धा का। और बाड़मेर जो इलाका है वहां सीधे तौर पे एक अच्छा काम करने वाले लोग, जिन्होंने एजुकेशन की अलग जगह है, जिसमें रामदान जी डूकिया का नाम आता है, चौधरी गंगाराम का नाम आता है, जो लगातार विधायक रहे, और उन्हीं की कमाई की बदौलत डॉक्टर प्रियंका चौधरी निर्दलीय जीती, बाड़मेर से जीती। ठीक है, तो यह बाड़मेर में अच्छे लोग उस इलाके में जहां कोई वनस्पति नहीं उगती, जहां कोई खेती नहीं बारिश के अलावा, वहां चीजें मुकम्मल हुई। तो ऐसे जो राजनीतिक तपस्वी लोग रहे हैं, चाहे वो रामदान डूकिया रहे हों, चाहे वो तन सिंह रहे हों, चाहे वो मिर्धा फैमिली रहे हों, तो इन लोगों के काम से एक अच्छा माहौल वहां बना। अब क्या होता है कि बाड़मेर की पॉलिटिक्स बदलती। बाड़मेर की पॉलिटिक्स कैसे बदलती है कि जब सोनाराम चौधरी को रामनिवास मिर्धा के अगेंस्ट वहां के जाट, लोकल जाट ने पहली बार ताल ठोकी। ताल कैसे ठोकते हैं? अब्दुल हादी एक नेता थे जिनकी शमा खान, जिनकी फैमिली से भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स करती हैं। अब्दुल हादी विधायक रहे, सीधे सरल बीड़ी पीने वाले आदमी। एक पीए पॉलिटिक्स बदल देता है बाड़मेर की, कि वो एक दिन मिर्धा जी से मिलने जाते हैं सांसद से, तो उनको वो लाइन में खड़े करते थे। उनको पता नहीं कि हादी के पास कितना वोट है, ठीक है, तो हादी को लाइन में खड़े कर दिए। तो ठीक है, हादी लाइन पूरी होने के बाद पहुंचे और बोले कि यहां आके राज भी करना है और लोगों को लाइन में भी लगाना है, तो ठीक नहीं। तो मिर्धा जी ने अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन हादी तय कर चुके थे कि मामला बदलना। उन्हें पता चला कि एक बंदा फौज की नौकरी छोड़ के आया हुआ, उनका नाम कर्नल सोनाराम था। हादी उनसे मिले और बोले ये गणित सेट करना है। तो बोले कि क्या करना है? सोनाराम को टिकट दिलाना है, ठीक है। अब नाथूराम मिर्धा और रामनिवास मिर्धा के बीच राइवल था। नाथूराम मिर्धा अंतिम अवस्था में थे 1996 में, और इधर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जा रही थी। पीवी नरसिम्हा राव जब उनसे मिलने पहुंचते हैं दिल्ली के एक अस्पताल में, तो नाथूराम मिर्धा से बोले कि सोनाराम को आप टिकट दे दो बाड़मेर का। सोनाराम वहां से टिकट मिल गया और सोनाराम वहां से लगातार 3 बार सांसद बनते हैं। 2 बार सांसद बनते हैं, 96 का चुनाव, 98 का और 99 का, कंटिन्यू 3 बार बनते हैं। तो 96 में वो एक राजपूत नेता थे बाड़मेर के, उनको हराते हैं। 98 में वो कल्याण सिंह कालवी के बेटे लोकेंद्र सिंह को हराते हैं, और 99 में मानवेंद्र सिंह जसोल को, आर्मी वर्सेज आर्मी मुकाबला किया। तो मानवेंद्र सिंह 32,000 वोट से आ रहे थे। फिर 2004 में यह स्थिति होती है कि मानवेंद्र सिंह चुनाव जीतते हैं। तो यहां मामला सबसे पहले जो रहा वो कभी राजपूत बनाम राजपूत रहा, कभी जैन बनाम राजपूत रहा, बाद में राजपूत बनाम जाट हो गया। जैसे ये 2014 में जाट बनाम जाट हुआ, राजपूतों ने ताल ठोकी, जसवंत सिंह जसोल ने, और फिर आगे बढ़ा प्रकरण। फिर 2019 के अंदर इधर से राजपूत को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तो निर्दलीय कोई नहीं हुआ, त्रिकोणीय नहीं हुआ मुकाबला। लेकिन एक बार फिर से जाट वर्सेस जाट है जी। क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? तो इस बार रविंदर सिंह का जो माहौल और स्वैग खड़ा, वो 2-3 चीजें हैं साहब। एक तो बाहरी भीड़, बाहरी लोग कौन हैं जो इतने आए हुए हैं, इसकी भी। पर आपने बाहरी की भीड़ की बात की, मैं हनुमान बेनीवाल जो नेता है उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने, उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर आपका क्या कहना है, बोले तुक्के से एक बार लग जाता है, रील और रियल में फर्क होता है, ठीक है, वो रील वाले नेता है, उनका ऐसा क्या स्टेटमेंट था। बिल्कुल। तो आपको क्या सच में रील वाला? क्योंकि मैं हनुमान बेनीवाल का
जो नाम है ना, हाँ। तो वो अपने हिसाब से चलते हैं और राजनीति के अष्ट सिद्धि नवनिधि खुद भी मानते हैं जिस तरह से हनुमान जी माना, उनको लगता है पॉलिटिक्स मेरे हिसाब। और एक नेता में इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। तो नहीं। हनुमान बेनीवाल डायलॉग्स में उनका मुकाबले में अभी थोड़ा सा वो कमजोर पड़े हैं, जैसे उन्होंने उनके डायलॉग सुने हैं दूसरे मिर्जा जी जो आए हैं सामने। ठीक है, तो यह सीधा तौर पे जो देखें कि बाड़मेर में रविंद्र भाटी ने भी विधायक जीत गया बंदा, अभी इंडिपेंडेंट है ना, स्वैग खड़ा कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी संघर्ष किया है निश्चित तौर पर, नहीं, अपनी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि उनका पिता का निधन हो जाता है चुनाव के दौरान, रामदेव जी का, चौधरी रामदेव सिंह का, और वो बंदा जो है वो जब फॉर्म भरता है उपचुनाव में तो उनका फॉर्म खारिज हो जाता है, फिर एक चुनाव वो हारता है और अपने दम पे चीजें, उनका आप कॉन्फिडेंस देखो ना, तो हनुमान बेनीवाल का है, स्वैग है, उसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने एक पार्टी बनाई और पार्टी को न केवल मारवाड़ बल्कि बीकानेर इलाका, बल्कि बाड़मेर, बल्कि मेवाड़, कई जगह उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, लोगों को विकल्प दिया। बिल्कुल। अच्छा, हम जब हनुमान बेनीवाल की बात करें तो एक दूसरे बेनीवाल है, उम्मीदवाराम बेनीवाल चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के, जो पहले आरएलपी में भी थे। इनको लेकर क्या लग रहा है, इनकी राजनीति को? देखिए, हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की राशि तो एक है, लेकिन राशि मेल नहीं खाती। दोनों को 36 का आंकड़ा है। हनुमान बेनीवाल पे एक बार पथराव हुआ था बाड़मेर में, तो ऊपर ऊपर चीजें एक लगो, अंदरूनी तो उनका एक वो वीडियो आप अगर देखेंगे, सर्च करेंगे, तो हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं साहब, हम जो है वो उनकी बैंड बजा देंगे, मतलब इस तरह के शब्द हैं जो कि अपन तो ऑन कैमरा बोल नहीं सकते। यह कैमरा शब्द बोलने के लिए हनुमान बेनीवाल होना पड़ता है, हाँ, या फिर रिचपाल मिर्जा होना पड़ता है। तो यह जो क्वालिटी है उनकी, तो इनके आपस में, और उम्मीदवाराम बेनीवाल बायतू में टक्कर अगर किसी ने दी पिछले 2 चुनाव में, तो उम्मीदवाराम बेनीवाल ने ही दी है, बड़ा वोट बैंक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हरीश चौधरी ने उम्मीदवाराम बेनीवाल अपना कांटा खत्म कर दिया, निकाल दिया, लेकिन हरीश चौधरी उनके लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। उम्मीदवाराम बेनीवाल से ज्यादा सक्रिय है। अब हरीश चौधरी को लगता है कि बाड़मेर की पॉलिटिक्स, क्योंकि अब मारवाड़ की पॉलिटिक्स कौन करते रहे? अशोक गहलोत करते रहे, हेमाराम चौधरी करते रहे कांग्रेस की ओर से, कर्नल सोनाराम भी रहे कभी कांग्रेस बीजेपी में, लेकिन अब जो है हरीश चौधरी मारवाड़ में कांग्रेस के धुर नेता के तौर पे स्थापित होना चाहते हैं, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस छोड़ के भाजपा में वापस जा चुके हैं। तो हरीश चौधरी के लिए करो मरो का प्रश्न है। हरीश चौधरी के लिए यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उम्मीदवाराम को निपटा दिया है, लेकिन उम्मीदवाराम सहज सरल व्यक्ति हैं, जिस तरह से उनका मेल मुलाकात है ये वो, तो इस चक्कर में वो टक्कर दे रहे हैं। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अगर रविंद्र सिंह भाटी सांसद बनते हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए, तो उन्हें शिव विधानसभा से देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो क्या वहां पर कांग्रेस का कोई भविष्य है, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बैकडोर से उनको जो वहां के सपोर्ट करिए ताकि वो सीट खाली और वहां पर कांग्रेस, क्योंकि असेंबली चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी, तो आपको लग रहा है, आपका आंकलन है ऐसा कुछ? देखिए, वहां जैसे शिव की देखें सिस्टम, तो शिव में मुस्लिम वोटर है अच्छे से, सबसे ज्यादा इस लोकसभा क्षेत्र में पोखरण और शिव में, पोखरण जोधपुर में, सॉरी, तो जैसलमेर और शिव में, तो अगर शिव सीट खाली होती है तो मुस्लिमों को एक लगता है कि हम एक विधायक मारवाड़ में बना सकते हैं, जो कि अभी नहीं है। मारवाड़ में 3 टिकट कांग्रेस ने दिए थे। जोधपुर शहर से शहजाद को दिया था, जिसके बारे में करण सिंह उचियाड़ा का बयान आया। पोखरण से साले मोहम्मद को दिया था, और शिव से दिया था इनको अमीन खान हो। ठीक है, अब ये स्थिति है कि शिव का मुसलमान अगर ये सोचता है कि रविंद्र को वो जिता देते हैं तो ये सीट खाली होगी, तो फिर कांग्रेस यहाँ एक अवसर देखती है कि विधानसभा की एक सीट जीता। लेकिन कांग्रेस की दूसरी सीटें भी अगर वो सांसद बन जाते हैं तो जा रही है, मसलन की अलवर ललित यादव जीत जाते हैं तो वहां उपचुनाव होगा। मसलन की झुंझुनू ओला जीत जाते हैं तो वहां उपचुनाव होगा। मसलन की केरल के अंदर अगर वो जीत जाते हैं आपके जो यहाँ से राज्यसभा सांसद है केसी वेणुगोपाल, तो ये सीट भी खाली, तो उपचुनाव तो राजस्थान में होंगे। चुनाव तो जैसे अपना जिक्र हुआ राष्ट्रीय खेल है, तो चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, हमारे को मैं और प्रदीप जी बात कर रहे थे तो सर ने कहा कि राष्ट्रीय खेल विशाल क्या है, मैंने कहा हॉकी, बोले नहीं, इसे इलेक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी उमंग से हम लोग है ना इलेक्शन खेलते हैं उतनी उमंग से हॉकी नहीं देखते। बात बहुत सही है। खैर, मेरा अगला प्रश्न है रविंद्र जी, ये बताइए, लोग अक्सर है लाभ लश्कर की बात कर रहे हैं, जैसे पार्टी के पीछे रील्स दौड़ रही, गाड़ियां, फॉर्च्यूनर्स की गाड़ी, फॉर्च्यूनर की गाड़ी, इतनी गाड़ियां, बोलेरो, और इतना पैसा आ कहां से रहा है? क्योंकि फंडिंग तो लगती है, आपने हम जैसे देख रहे हैं कहां से पैसा आ रहा है, ये आरोप लगातार रविंद्र सिंह से भी पूछा जा रहा है। वो कह रहा है मेरे दोस्त हैं, अपन भी इसका खुलासा, दूसरी तरफ भी हो रहा है। एक और एक मैं डालना चाहूंगा इसमें, सॉरी, कि इस प्रश्न में कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि फॉरेन से फंडिंग ली जा रही है। उन पर एक आरोप भी लगा था कि फॉरेन लंदन गए थे। रविंद्र सिंह भाटी जबकि डिफेंड कर रहे हैं कि मैं देखने गया था कि छोटा से मुल्क कैसे हमारे देश पर राज किया, ये सब वो बात कर रहे हैं अपने डिफेंस में। लेकिन क्या लग रहा है फॉरेन से फंड? वो कह रहे हैं कि देखो, फॉरेन से अगर फंड होता, ट्रांजेक्शन होता, तो
एक जांच तो होती है, बिल्कुल, कानून एजेंसीज भी है, फेमा का लॉ है, ईडी है, तमाम चीजें। तो क्या मोदी गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी? लेकिन एक चीज आप देखना, आपने कभी घोड़ों की घुड़दौड़ देखी? जॉकी को दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों कितना कमाते हैं? घोड़ा अपनी जिंदगी चलाने भर कमाता है, खाता है, और जॉकी है उसकी एक सैलरी होती है, लेकिन पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, यही पॉलिटिक्स में होता है। तो रविंद्र सिंह भाटी पे कौन लगा रहा है, ये देखने वाली बात है। हमने भी बात की उनकी टीम से, तो वो कह रहे हैं साहब हमारे टेंट लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई माला पहना रहे हैं, ये। लेकिन पॉलिटिक्स में चीजें तो होती हैं। तो ये अकेले रविंद्र भाटी भी नहीं कर रहे हैं, ये उम्मीदवार बेनीवाल भी कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस जब ये कह चुकी है कि हमारे खाते फ्रीज हैं, हम पत्रकारों या मीडिया को विज्ञापन नहीं दे सकते, हाथ जोड़ रहे हैं डोटा सरार, फिर आपका कैंडिडेट भी तो पैसा खर्च कर रहा है, कहां से कर रहा है? ठीक है, ये भाजपा भी कर रही है, भाजपा तमाम चीजें जो है, तो ये पैसा तो सभी खर्च कर रहे हैं। तो वही मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जो है ना, अलग अलग विचारधारा अलग अलग लोगों के लिए नहीं हो सकती। तो रविंद्र भाटी वाला मामला है तो जांच होनी चाहिए, वो रविंद्र भाटी खुद कह रहे हैं इस पे, वो तो कह रहे हैं आप सारी एजेंसी है लगाइए, जांच करिए। विदेश वाला मामला जो है उसमें इनको जिनसे जो मिलवाने वाली टीम रही है या इनको लेके गए हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी क्या मंशा थी, बिल्कुल एक वो अहम प्रश्न है ना। कई बार आदमी, जैसे आज आप बनारस रहते हैं, मैं चला जाऊंगी बनारस चलना, अब आप किन किन से मिलवा रहे हो आपके ऊपर है। अब मेरा इंटेंशन है या नहीं ये अलग बात है कि मैं क्यों मिलना चाह रहा हूं। लेकिन प्रदीप जी, रविंद्र सिंह भाटी ने भी ये कहा है कि मुझे पता नहीं था मुझसे कौन मिलवा रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है। अब उन्होंने लगातार इंटरव्यूज में इसको बात को बड़ा खुलासा हुआ। रविंद्र सिंह भाटी के साथ एक बात जो मैंने नोटिस की है कि उनसे जब प्रश्न पूछते तो विचलित नहीं होते उस प्रश्न का। उन्होंने तो ये कहा है कि हमारे यहाँ उनके वहाँ एक प्रचार प्रसार चलता है ऐसा कि देवी माँ की हम सौगंध ले लेते हैं, दिया खाके के सौगंध ले लेते हैं, आइए तुम भी लो हम भी लो, फिर देख लेते हैं, अगर मैं गलत निकलता हूँ राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो देखो सर, क्या है कि सौगंधें तो नेताओं को लगती नहीं है ना। क्या लग रहा है 26 साल के इस लड़के में वो आ गया आवरण की, उस पे नेता की कुर्सी ही ऐसी होती है, कुर्सी तो अब आया नहीं तो आ जाएगा। अच्छा चलिए, चीजें आने से याद आया, केजरीवाल को आप ढंग से नहीं मान रहे थे भले, है ना। अब चीजें अब क्या है, सच है नहीं है, अपन कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए आने से बात करेंगे। 2 हैंडपंप को लेकर बहुत क्या खेल से शुरू हुआ, आए गए, वो बोल रहे 5 गांव मांगे महाभारत की, क्या है किस्सा, थोड़ा बताइए। देखो हैंडपंप वाला ऐसा हुआ कि चुनाव में कंटीजेंसी प्लान जो होता है, चुनाव में क्या, सॉरी गर्मियों में, तो उसमें 3 चीजों पे सरकार फोकस करती है, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई प्राइमरी चीज है, लोगों को प्यास का, तो हैंडपंप खुदवाती है गवर्नमेंट, एमएलए मांगते हैं साहब हमारे पानी का संकट है ये वो। तो रविंद्र भाटी को 2 हैंडपंप दिए गए, ये नाम से मेंशन किया गया बीजेपी की ओर से, और स्वरूप सिंह खारा जो चुनाव हारे वहां, उनको 20 दिए गए, ये नाम से मेंशन किया गया। पूरी लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2 ही लोगों के नाम है, शिव वालों के, भाई और का नहीं है, रानीवाड़ा का नहीं है, बायतू का नहीं है। बायतू में कैलाश चौधरी को तो 20 दिए गए, कैलाश भाई हरीश चौधरी सॉरी। तो ये रविंद्र सिंह भाटी को लगा, और रविंद्र सिंह भाटी के इंटरव्यू में कहता है गदर मेरी फेवरेट फिल्म है, सनी देओल। तो सनी देओल गदर में हैंडपंप उखाड़ता है और वो कहता है दोनों हैंडपंप लगा दिए, कैलाश चौधरी के लगा दिए, हरीश एक उनके लगा दिया, उम्मीदवार लगा दिया। चलिए तो अब देखो क्या है इस हैंडपंप से क्या निकलता है। फटा पोस्टर निकला हीरो, अब कौन हीरो निकलता है? उम्मीदवार बेनीवाल निकलते हैं, तो पुलिस में रहे हैं उम्मीदवार बेनीवाल। और उम्मीदवार बेनीवाल के स्पीचेस में कहीं भी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती जिससे कह सकें कि वो इमेच्योर व्यक्ति है या कास्टिज्म की बात करते हैं। उम्मीदवार बेनीवाल सहज सरल व्यक्ति है। तो कैंडिडेट कांग्रेस का अच्छा है। उम्मीदवार बेनीवाल, मैं कहता हूँ चाय से केतली, उम्मीदवार बेनीवाल से ज्यादा स्थिति हरीश चौधरी की हो रही है। वो विधायक हैं लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, अपने ही खिलाफ लड़ने वाले को अपने साथ लाके, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोटा में शांति धारीवाल प्रहलाद गुंजल का प्रचार कर रहे हैं, करना है और उपाय नहीं। अच्छा मुझे बताइए, आप क्या लग रहा है आपको कि रविंद्र सिंह भाटी लगातार विचारधारा के साथ थे, आगे भी रहेंगे? उन्होंने कहा बीजेपी तो भजनलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल जी उनसे मिलने के, उन्होंने मनाने का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, उनका कहना है। ठीक है, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत के इंटरव्यू में लगातार कह रहे हैं कि वो आदमी तो अच्छे है लेकिन महत्वाकांक्षी हो गए हैं, इस तरीके की बयान हम देख। राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, क्या उनमें महत्वाकांक्षा नहीं है? बिना महत्वाकांक्षा आप कैसे कर पाएंगे पॉलिटिक्स? तो ये रविंद्र सिंह भाटी को सोचना है। और गजेंद्र सिंह अगर सोच रहे महत्वाकांक्षी, तो रविंद्र सिंह की डिमांड क्या रही है? ऐसी डिमांड जो कि मान लीजिए कि वो मंत्री पद मांग रहे थे क्या, ये चीज है कि आपसे क्या डिमांड थी, है ना, उसका पैरामीटर क्या है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक 26 साल के 26.5 साल के छोरे ने चूल्हे हिला दिए इन बड़े नेताओं की। ये तो हम देख रहे लगातार। वो आए हैं किसी नाव में सवार होके कि साहब आप पार्टी की नाव में आए हैं, संगठन में काम किया है। तो ये नहीं हो सकता कि हम जिस राह पे चल पे जो संघर्ष करके आए उसी से आप आइए। सचिन पायलट, अशोक गहलोत
की राइवलरी आपने सुनी होगी। अशोक गहलोत कहते हैं रगड़ाई नहीं हुई है, ठीक है, तो रगड़ाई वैभव गहलोत को देखिए। रविंद्र सिंह भाटी की जो भी टीम है, मैं नहीं जानता कौन लोग है, उन्होंने यही तय किया कि एक ऐसा माहौल बना दें कि जनता का प्रतिनिधि जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो ये पूरा जो खेल रचा गया ना, चाहे उसे आप सोशल मीडिया कहिए कुछ भी कहिए, बिल्कुल, हाँ, उन्होंने ये रच लिया और कर लिया। ये डेमोक्रेसी की बेस लाइन है जो दूसरे नेता भुला बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो यह चीज सारे इंपॉर्टेंट है। अब खली आ रहे हैं बाड़मेर में, द ग्रेट खली आ रहे हैं, ठीक है, रविंद्र सिंह कह रहे हैं खलबली मच गई है। अब कंगना रनौत वहां पे शो करेगी। तो एक्चुअल में मैं पहले जब छोटा था तब से देखता, शत्रुघ्न सिन्हा पाली में आते थे, तो वहां शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए बड़ी संख्या में, पाली में 10 से 1% वोटर बिहारी और यूपी का मजदूर वोटर है। तो सिटी में फर्क पड़ता है। कंगना रनौत का अगर शो बालोतरा में होता तो खेल बदल सकता था कि भाई शहर के जो मजदूर है, बाहरी जिनके वोट वहां लगते हैं, तो बीजेपी भी ग्रामीण इलाके में, बाड़मेर इलाके में। जी, क्या प्रदीप जी बीजेपी के लिए अभी नाक बचाने का सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की भी वहां पर एक सभा हुई, क्या अब उनकी इज्जत का सवाल हो चुका है ये सीट? भाई बीजेपी की दूसरी सीटें भी खिसक रही है हाथ से, बीजेपी वहां फोकस नहीं कर रही है। क्या कारण है? तो पता नहीं क्यों, क्योंकि जालोर खिसक रही है उनके हाथ से। हाँ। जोधपुर में फाइट है पड़ोसी में ही, हालांकि कंगना रनौत का शो जोधपुर में भी है, लेकिन कैलाश चौधरी के लिए जिस तरीके से कोशिश हो रही है या बाड़मेर में, तो वो बड़ा एक, मैं कैलाश चौधरी के पीछे दूसरा मैंने जो बड़ा कारण बताया कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, इस इलाके की प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देना चाहिए कि श्रीलंका देश से बड़ा इलाका है। 74,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक है वहां पे, वैसे कई प्रोजेक्ट है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, कोल, माइंस, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। तो यह सब चीजें, तो यह देखा जा रहा है पार्टी की ओर से कितना प्रॉस्पेरियस इलाका। आप संघर्ष तो नहीं कर रहे डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए, आप संघर्ष तो नहीं कर रहे बारां के लिए, जहां नहीं है चोरों के लिए, तो राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है ना वहां पे। अच्छा, मैं देख रहा था कैलाश चौधरी के बयान, वो कह रहे हैं कि आप मुझे देखकर वोट मत दीजिए, आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए बीजेपी के वोट दीजिए लगातार। तो क्या कैलाश चौधरी मान रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया जिससे रविंद्र सिंह के विरुद्ध? उन्होंने बात भी कही है, जैसे एयरपोर्ट वाला बात थी, तमाम चीजें, तो उसमें कैलाश चौधरी ने स्वीकारा है कि वो नहीं कर पाए। तो क्या लगता है कवर अप हो पाएगा? देखिए, कैलाश चौधरी विधायक रहे हैं पहले बायतू से, फिर हार गए 2018 में, 19 में टिकट देके चुनाव लड़े, वो सांसद भी बने पहली बार, और पहली बार में मंत्री बन गए। तो कैलाश चौधरी क्यों नहीं कर पाए, कैसे नहीं कर पाए, बात तो अलग है, लेकिन मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, सभी जगह मांग रहे हैं। एक नहीं, चलिए आखिरी प्रश्न के साथ, रविंद्र सिंह भाटी का क्या फ्यूचर देखते हैं? अगर वो जीतते हैं या हारते हैं, उसके अलावा भी बीजेपी में फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं विचारधारा के साथ आगे भी रह सकते हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि ये आने वाले लिए राजस्थान में बड़ा नेता उभर के, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, ये है कि आपकी चाल कैसी रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर बदल जाते हैं बाद में आगे जाके, तो फिर आपको कौन पूछेगा? जनता तो ठगी गई ना। मसलन कि आप जो भीड़ दिख रही है वो नहीं, भीड़ तो कितनी 1000, 5000, 10,000 देख रही हुई, वोट कितने हैं वहां पे? 22 लाख वोट है, 2600 बूथ हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा टाइम अगर वोटर को मिल रहा है बूथ पे 46 सेकंड का, तो बाड़मेर में मिल रहा है। राजस्थान में औसत 36 सेकंड मिल रहे हैं, 8 सेकंड प्रत्येक वोटर को वहां पे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि बूथ ज्यादा है, पॉपुलेशन से फैला हुआ इलाका है। अंतिम लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति जो सभा में नहीं जा रहा, कमेंट नहीं कर रहा, लाइक नहीं कर रहा, महिलाएं यहाँ बहुत कम चुनाव में हिस्सा लेती है, आप किसी भी सभा में महिलाओं की ज्यादा संख्या यहाँ नहीं देखोगे बनिस्बत दूसरी जगह। वो लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे बेटे जैसा है, भाई जैसा है, और इसको वोट करना चाहिए। उनके अगर सपने रविंद्र सिंह तोड़ देता है तो रविंद्र सिंह यहीं खत्म हो जाएगा, और अगर उनके सपनों के साथ आगे बढ़ गया तो फिर फ्यूचर के लीडर ऐसे ही बनते हैं। मैं आपको बता दूं, चुपचाप रहने वाला लास्ट लाइन में व्यक्ति बैठा है जो सीधी आशनाई करता है। मॉस्को के एक शहर में जब एक सभा हो रही थी, मैंने एक बार पहले भी कोट किया, लेनिन जो बड़े नेता रहे हैं कम्युनिस्टों के, तो लेनिन भाषण दे रहे थे। अंतिम कहीं 100-200 मीटर दूर एक चबूतरे पे एक मजदूर बीड़ी पीता हुआ सुन रहा था उसको, तो लेनिन को। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई अबे क्या सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? तो बोले नहीं। बोले क्या कह रहा है, तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है कुछ? डेमोक्रेसी की बात कर रहा है या कम्युनिज्म की बात कर रहा है? तो बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, जब हमने लेनिन को नेता मान लिया है तो अब ये कुछ भी कहे हमारे लिए ही कह रहा है, जो भी कह रहा है। तो यह जो लेनिन को और लोगों ने प्यार दिया होगा, लेकिन जो आशनाई उस मजदूर ने की वैसी, और अब लेनिन अगर उस मजदूर का दिल तोड़ देता है तो फिर संकट है सर। रविंद्र सिंह भाटी भी निपट जाएंगे और दूसरे बड़े बड़े नेताओं को जनता ने निपटाई दिया। अब जैसे हनुमान बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल अगर मान लीजिए कि ये गठबंधन और ये वो इस पॉलिटिक्स में पहले से नहीं पढ़ते, तो आज एक उनका और कद होता है, ऐसा मुझे लगता है, या हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां
या कुछ चीजें रही हो, क्योंकि वो राजनीति को ज्यादा जानते हैं अपने से, फील्ड की वोट लाने की राजनीति को। और उन्होंने गठबंधन चंद्रशेखर ब्राह्मण के साथ किया, उससे पहले बीजेपी से किया, उससे पहले अब कांग्रेस से कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, वो संगठन के साथ चल रहे हैं। रविंद्र भाटी कैसे चल पाएंगे, वक्त बताएगा, पब्लिक तय करेगी। वक्त बताएगा। सपने ऐसे ही मुकम्मल होते हैं, सपनों को तोड़ना नहीं। मुझे गाना याद आता है, फिर अभी नहीं गाएंगे, समय की कमी है। लेकिन एक वादा आपसे करते हैं कि हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। इसी तरह अलग अलग लोकसभाओं की सीटों को लेकर आएंगे, विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ प्रदीप जी ने वादा किया है कि बने रहेंगे। जी। इसी तरह आप भी वादा करिए और थिंक 360 को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन में दबाइए और कमेंट में बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।